नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास हूँ बहू की कठपुतली नहीं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। आशा जी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। बड़े दिनों बाद आज उनका मन अपने पोते पोतियों की मीठी आवाज़ सुनने को तड़प रहा था। उन्होंने बड़ी उम्मीद से बहू का नंबर मिलाया। फ़ोन कुछ देर तक बजता रहा। फिर उधर से तेज आवाज़ आई, मम्मी जी, आपको कुछ काम नहीं है क्या? सुबह सुबह फ़ोन लेकर बैठ जाती हैं। आपको पता है ना, इस वक्त बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। मैं खुद कितनी बिजी रहती हूँ, तैयार करना, नाश्ता बनाना और फिर खुद ऑफिस के लिए निकलना। ऊपर से आपके कॉल रिसीव करो। प्लीज़ बार बार कॉल करके हमें सुबह सुबह परेशान और हमारा मूड ऑफ मत किया करिए। जब हमारा मन होगा हम खुद कर लेंगे। आपके बुढ़ापे में आकर इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहू की बातें आशा जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वह कुछ पल के लिए खामोश रह गईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, मैं तो बस बच्चों की आवाज़ सुनना चाह रही थी। पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ फ़ोन की कॉल कट की आवाज़ और स्क्रीन पर उभरा शब्द कॉल एंडेड, जिसे देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उनका हाथ कांपा। मोबाइल धीरे से गोद में गिर गया। कुर्सी पर बैठी आशा जी की आंखें सूनी पड़ गई। उनके होठ बस इतना बुदबुदाए, कभी वक्त हमारे पास नहीं था, अब वक्त हमारे पास ही रह गया है, बस लोग नहीं बचे। तभी उन्हें याद आया तो उनके बीच वाले बेटे का प्रमोशन होने वाला था, जिससे उन्होंने जल्दी से उस बेटे को खुशी से कॉल लगा दिया। मन ही मन उन्होंने फिर से मोबाइल उठाया। चलो, आज शायद बेटा फुर्सत में हो। उन्होंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। तभी थोड़ी देर बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से बेटे की आवाज़ आई। पर लहजा वही पुराना गुस्से वाला था। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा था मुझे किसी भी टाइम कॉल मत किया करिए। ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ। बॉस से कई बार डांट खा चुका हूँ। आप क्या चाहती हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे? प्लीज़ माँ, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और तब तक प्लीज़ मुझे कॉल करके परेशान मत करना। उसकी बात सुनकर आशा जी ने जल्दी से कहा, बेटा, बस 2 मिनट। पर इतना कहने से पहले ही फ़ोन कट गया। यह सुनकर उनके दिल में काफ़ी तेज दर्द हुआ और आंखों में आंसू आ गए। आखिर कैसे बच्चे उनसे इतने दूर हो गए थे। आशा जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मोबाइल मेज पर रख दिया। उनकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई, लेकिन नज़रें कहीं दूर अतीत में खो गई। धीरे धीरे उन्हें अपने वो पुराने दिन याद आने लगे, जब इस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, दीपक बाबू की आवाज़ रसोई तक पहुंचती थी। आशा, आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाओ, आज रिजल्ट डे है। वो मुस्कुरा देती। फिर सोचती, आज तो महीने का आखिरी हफ्ता है, पैसों की भी थोड़ी किल्लत है। फिर भी दीपक बाबू कह देते, बच्चों की खुशी के आगे हमारी ज़रूरत क्या मायने रखती है। दोनों मिलकर पैसे बचा बचा कर बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते। कभी स्कूल की ड्रेस, कभी साइकिल, कभी जन्मदिन का केक। और जब बच्चे हंसते तो लगता जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। आशा जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमने अपनी हर इच्छा दबा दी थी, बस उनके लिए
और आज जब वही बच्चे बड़े हो गए हैं तो शायद हम भी उनकी इच्छाओं में नहीं रहे। तब उनके पति दीपक बाबू वहाँ पर आ गए। उनके हाथों में अखबार था। उन्होंने वहाँ पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, भाग्यवान, फिर वही पुराने दिनों में खो गई क्या? आशा जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ जी, वो दिन ही कुछ और थे, जब हमारे पास पैसे कम थे पर अपनापन ज़्यादा था। दीपक बाबू ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अरे भाग्यवान, क्यों पुराने दिनों को याद करके परेशान होती हो? आज हम तो हैं ना आपके लिए। लेकिन आशा जी के मन तो उदास हो चला था। उन्होंने उसी उदासी के साथ कहा, लोग कैसे कहते हैं कि घर में 2-4 बच्चे होने चाहिए तो परिवार पूरा और सुखी होता है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने जब तक अपना फर्ज निभाया तब तक ही हमारा घर भरा पूरा रहा और हमारे बच्चे भी आते जाते रहते थे। और आज देखिए, जब हमें अपने बच्चों की ज़रूरत है और हम उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं तो उनके पास समय नहीं है। किसी से बात करने की इच्छा होती है तो उनके पास समय नहीं है और ना ही वो हमारे पास आना चाहते हैं। फिर कैसे हुआ ये भरा पूरा परिवार? क्या जो फिल्मों में दिखाते हैं कि बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, क्या वही असल में सच्चाई है? आशा जी अपने पति दीपक बाबू से कहती है। दीपक बाबू गुनगुनाने लगे, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दोबारा। आशा जी चिड़चिड़ाते हुए बोली, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप हैं कि गाना गा रहे हैं? दीपक बाबू बोले, भाग्यवान, मैंने अपने तरीके से अपने मन की बात तुमसे कही। जब वक्त नहीं ठहरता तो कोई यहाँ किसी के लिए क्या ही ठहरेगा। समझा करो बात को। एक पति पत्नी का रिश्ता ही होता है जो एक दूसरे के लिए हमेशा हर वक्त हाजिर होता है। किसी एक रिश्ते में कोई लालच नहीं, बस एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है। हमारे 4 बच्चे हैं। बेटी तो फिर भी भूले भटके हमारा हालचाल पूछ लेती है, और बेटे, जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत थी वो हमारे घोंसले में रहें। अब इस घोंसला बनाने वाले बूढ़े माँ बाप की उन्हें ज़रूरत नहीं है तो वो हमें क्यों पूछेंगे? तुम क्यों इन बातों से अपने मन को दुखी करती हो? मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो। क्या इतना काफ़ी नहीं है? चलो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी? इतना कहकर दीपक बाबू ने उस बात को घुमाने की कोशिश की और रसोई की तरफ चल दिए। आशा जी बोली, बड़े आए चाय बनाने वाले, मेरा शरीर अभी इतना भी नहीं गिरा है कि मैं आपको चाय ना दे सकूं। जिस दिन नहीं रहूंगी अकेले बनाकर चाय पीते रहना। अब अपनी अखबार की खबर पूरी पढ़ लो, मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर वह उन्हें बैठकर रसोई में चली गई, जिसे सुनकर दीपक बाबू मुस्कुरा दिए। आशा जी के 4 बच्चे, 2 बेटा और 2 बेटी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। दीपक बाबू ने अपने जीवन की सारी कमाई उन बच्चों को पढ़ाने और उनका जीवन संवारने में लगा दिया। दोनों बेटियों का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बड़े बेटे की ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लग गई तो वो अपनी पसंद की लड़की, जो कभी उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसने उसी से शादी कर ली और अपना परिवार वहीं बसा लिया। और छोटा बेटा बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। बेटियों का ससुराल भी दूसरे शहर में था, इसीलिए वो भी कम ही आना जाना करती थी। बच गए ये दोनों। इन्होंने तो अपना फर्ज निभा लिया था, बस सामने वाले का इंतज़ार था कि कब वे माता पिता के प्रति अपना फर्ज समझेंगे
और उसे पूरा करने की शुरुआत करेंगे। बड़ी बहू रेखा, जो ससुराल को एक बंदिश समझती थी और उसमें एडजस्ट नहीं होना चाहती थी, उसे लगता था कौन ऐसे झंझटों में पड़े जिसके कारण बड़ा बेटा भी परिवार से दूर ही रहना ठीक समझता था। मुश्किल से 2-3 साल में एक बार माँ बाप से मिलने आता और मिलकर अपनी जिम्मेदारी की भरी पूर्ति कर देता। अपने पोते पोतियों को देखकर आशा जी उस वक्त बहुत खुश होती, लेकिन उनके जाते ही वह वापस से उदास हो जाती। बड़ी बहू को देखकर आशा जी को प्रेम विवाह से भरोसा उठ गया, तो उन्होंने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाई, ये सोचकर कि शायद यह विवाह सफल हो और बेटा माँ बाप से दूर ना हो। पर होनी और बुरी किस्मत को कौन टाल सकता है। छोटी बहू बबीता को आए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए कि एक रोज़ उसने आशा जी से गुस्से से कहा, मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज घर का सारा काम आप कर लीजिए, और अगर नहीं काम हो पाता तो जाइए और कहिए पापा जी से वो कर ले, या फिर इतनी दौलत है नौकर लगवा ले। मैंने अपने माँ बाप के घर में इतना काम नहीं किया जितना इन 3 महीनों में यहाँ कर चुकी हूँ, तो अब मुझसे ये सेवा सत्कार तो नहीं हो पाएगा, और ना ही मुझसे उम्मीद रखिएगा कि आगे घर का कोई काम मैं करूँगी। जितना मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। जितना भी करते जाओ आप लोग सर पर बैठते जाते हैं। बताओ, मेरे हाथ पर क्या पत्थर के बने हैं? देखो इन्हें कितने खराब हो गए हैं, और सारा काम करके रात में जो दर्द होता है सो अलग। वहाँ रहती थी तो मैनीक्योर पेडीक्योर करवाती थी, और यहाँ आने के बाद तो इन लोगों की सेवा करते करते मेरे हाथ पैर खराब हो गए हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब। यह सुनकर आशा जी को धक्का सा लगा। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, पर मैं तो रसोई और दूसरे कामों में तुम्हारी मदद करती ही रहती हूँ, फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? जिस पर बबीता तुनक कर बोली, क्या खाक मदद करती हैं? अगर 2 रोटी बनाने में मदद करती है तो 4 रोटी खाती भी तो हैं, और सारी सेवा मैं ही क्यों करूं? मैं ही इकलौती बहू तो हूँ नहीं आपकी। मेरे अलावा आपकी एक और बहू है ना, घर की बड़ी बहू। फिर मैं ही अकेली आप लोगों का बोझ क्यों उठाऊंगी? वो लोग तो कभी भी आपको देखने नहीं आते, बल्कि वहाँ मज़े से रह रहे हैं, और मुझे इस चिड़ियाघर में आप लोगों के साथ रहना पड़ता है। ऊपर से आप सबके नखरे ख़त्म नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुझसे नहीं होता। अब ये सब साफ साफ शब्दों में आपको समझा रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा। जिस पर आशा जी बोली, बहू, ऐसा मत करो, हम तुम पर उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? बुढ़ापे में माँ बाप बेटे बेटी और बहू से ही तो उम्मीद रखते हैं। फिर तुम ऐसे करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर हमने भी तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी। बस ये सुनना था। बबीता का दिमाग गर्म हो गया। वह गुस्से से बोली, क्या मतलब है आपका? आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए किया क्या? अपने बच्चों के लिए किया, जो कि अब मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी भरी जवानी आप लोगों पर क्यों वेस्ट करूं? मतलब हद ही कर दी है आपने। तो बड़े प्यार से इतने दिन से कर रही थी, और अब इतना अच्छे से समझा रही हूँ तो आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। दिमाग है या भूसा भरा हुआ है? बोल दिया ना कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब हटिए मेरे सामने से। सुबह सुबह आप लोगों का मुंह देख लेती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कहते हुए बबीता
उन्हें एक तरफ धक्का देते हुए अपने कमरे में चली गई। अब आए दिन उसकी वजह से घर में झगड़े होने लगे, जिस कारण छोटा बेटा भी पत्नी को लेकर बेंगलुरु में शिफ्ट होना चाहता था। आशा जी ने बेटे बहू के पैर पड़े कि बेटा तुम तो मत जाओ, हम दोनों अकेले हो जाएंगे, हमारे बारे में कुछ तो सोचो, इस बुढ़ापे में समय नहीं कटता है, ऊपर से तुम लोग भी चले जाओगे तो हम किसका मुंह देखेंगे। काम हम कर लिया करेंगे, लेकिन अकेले तो मत छोड़ो। लेकिन बबीता उनका हाथ छुड़ाते हुए बोली, यह सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। हम तो कर चुके आपकी बहुत सेवा, अब बड़े भैया और भाभी को बुलाओ और हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो। और आप सुन रहे हो मेरी बात, अब चलते हो या मैं खुद अपने मायके चली जाऊं, फिर रह लेना अकेले अपनी माँ बाप के साथ, ज़िंदगी भर अकेले, क्योंकि मैं तो इनके जीते जी नहीं रहूँगी साथ में। ये सब सुनकर आशा जी का बेटा जल्दी से हड़बड़ा कर बोला, अरे मैं चल तो रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं भी रोज़ रोज़ की चीख चीख से परेशान हो गया हूँ, चलो। इतना कहते हुए उसने अपनी माँ की बात को अनसुनी की और सामान लेकर निकल गया। ये के करके सब अपना मतलब पूरा करके माँ बाप को छोड़कर चले गए और दोनों दंपति अकेले हो गए। आशा जी उस दिन बहुत रोई, लेकिन दीपक बाबू के कई बार समझाने पर वह समझ गई। वही कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला था। घर में हल्की सफाई चल रही थी। दीपक बाबू ने पुराने दिए बाहर निकाले और आशा जी मंदिर के सामने फूलों की माला सजा रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी। इस बार उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इस दिवाली पर पूरा परिवार साथ होगा। उनका दिल उम्मीदों से भरा था। सब बच्चे आएंगे, घर फिर से उसी रौनक से जगमगाएगा। वैसे नहीं आ सकते, लेकिन त्योहार पर तो मिल सकते हैं ना। उन्होंने सबसे पहले बड़े बेटे को कॉल किया। फ़ोन उठते ही उधर से ठंडी आवाज़ आई, माँ माफ़ करना, लेकिन हम आपके साथ दिवाली नहीं मना सकते, अभी टाइम नहीं है, ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है। वैसे भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिवाली का दिन ऑफिस का ही होता है। आप लोग अपना ध्यान रखिए और छोटे के साथ मना लेना। आशा जी ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा बस सोचा सब साथ बैठेंगे, घर में थोड़ा उजाला बढ़ जाएगा। तभी उधर से उनकी बहू की गुस्से से आवाज़ आई, अरे आप उस बुढ़िया से बात करना बंद करिए, इसके ड्रामा ख़त्म ही नहीं होते हैं। आपको भी तो ऑफिस जाना है ना, निकलिए, उन्हें छोड़ दीजिए अपने हाल पर। जिस पर उसके बेटे ने हड़बड़ाते हुए कॉल कट कर दिया। एक बार फिर से आशा जी का दिल टूट चुका था। यह सब सुनकर उनको रोने का मन कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को साफ करके थोड़ी देर बाद छोटे बेटे को फ़ोन लगाया, जिस पर इस बार बहू ने उठाया। उसका लहजा पहले से भी तेज था। मम्मी जी, आपने फिर से कॉल कर लिया, आपको कुछ काम नहीं है क्या? मुझे आपके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाना। जब बड़े नहीं आ रहे तो हमसे तो उम्मीद मत करिए कि हम इतना पैसा खर्चा करके वहाँ पर आपके पास दिवाली मनाने आएंगे। हमारे घर में तंगी चल रही है, इसीलिए प्लीज़ करके हमें परेशान मत करिए। आशा जी चुप रह गई। उनकी आंखों के सामने जैसे कुछ धुंधला सा आ गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बस इतना कहा, बिटिया बस सोचा इस बार दिवाली साथ मनाएं, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ कॉल इंडेड का निशान और मोबाइल की ठंडी स्क्रीन। आशा जी कुछ पल यूं ही बैठी रहीं। दीपक बाबू ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? बच्चों ने कहा कब आ रहे हैं? आशा जी ने धीमी आवाज़ में कहा, कह रहे हैं समय नहीं है। दीपक बाबू ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी लगता है हम वक्त से बहुत आगे निकल आए हैं और हमारे बच्चे वक्त के पीछे रह गए हैं। फिर उन्होंने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं भाग्यवान, इस बार की दिवाली हम दोनों साथ मनाएंगे। मैं खुद बाजार जाकर तुम्हारे लिए लड्डू लाऊंगा। आशा जी की आंखों में आंसू भर आए, पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ जी, जब सब छोड़ गए तो हमने खुद ही तो साथ निभाना सीखा है। उस शाम दीपक बाबू ने दिए जलाए। आशा जी ने पूजा की थाली सजाई। घर में कम दिए थे, पर जो जले थे वो एक दूसरे के लिए थे। लेकिन उनका मन उस रात बहुत उदास हो गया था। कुछ दिनों बाद ऐसे ही आशा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके दिमाग में हर वक्त यही चलता कि 4 बच्चे होने के बाद भी वो इतनी अकेली है। दीपक बाबू ने अपने बच्चों को माँ की खबर दी तो पूरा परिवार मौजूद हुआ। अगले दिन जब सभी बैठकर यह प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वहाँ से निकला जाए, तभी दीपक बाबू ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ दिन रात तुम लोगों को याद करती रहती है। तुम लोग उसकी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों न तुम लोग यहीं रुक जाओ, कुछ टाइम के लिए ही सही। हम लोग अब कितने ही दिन जिएंगे? क्या तुम लोग अपने जीवन का 5-10 साल भी हमें नहीं दे सकते? ये सब सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उनकी पत्नियों का मुंह बन गया। रेखा ने झट से कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे कोई बंद करके रखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। मुझे अपना शहर सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ रह पाऊँगी, पहले बता रही हूँ। यह सुनकर बबीता क्यों पीछे रहती? उसने भी कहा, हाँ तो मैं ही अकेली सेवा क्यों करूँगी? भाभी तो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी। मेरे आने से पहले भी इन्होंने इतने साल अकेले विदेश में मज़े किए और अब भी चले जाएंगे तो मैं अकेली यहाँ खड़ती रहूँगी? ना बाबा ना, जितना किया बहुत किया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई जिए या मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपक बाबू ये सारी बातें सुनकर हैरान थे और बोले, यहाँ कौन सी बंदिश है बहू? नौकर चाकर लगे हुए हैं, कौन सा तुम लोगों को सास के पैर दबाने हैं? और तुम सब अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हो, घूम सकती हो, किसी चीज़ की मनाही तो नहीं है। फिर तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बबीता बोली, मुझसे आप लोगों की सेवा नहीं होगी। आपकी बड़ी बहू अगर कर सकती है तो पूछ लीजिए, वरना मुझसे उम्मीद मत करिए। मैंने बोल दिया एक बार, बस यही बात ख़त्म। इस पर रेखा नाराज़ हो गई और मुंह बनाकर बोली, इसी सब वजह से मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इतनी भीड़ भर में और हर किसी की बात मानो, सबको खुश करो। ना बाबा ना, मुझसे ये सब ना हो पाएगा। और उसने अपना सारा सामान समेटा और अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। इसके बाद बबीता को मौका मिल गया। उसने बहुत हंगामा किया। दोनों बेटे कहने लगे, पापा, अगर हमें पता होता कि आप हमसे यह सब कहने के लिए बुला रहे हैं तो हम आते ही नहीं। अरे हमारी ज़िंदगी है, हमें जीने दीजिए। क्यों हमें
हम परेशान कर रहे हैं। आप लोगों ने तो जितना जीना था जी लिया, अब हमारी ज़िंदगी में इतनी भी दखल अंदाजी मत करो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। वैसे भी हमें पाल पोस कर आपने कोई एहसान नहीं किया, यह आपका फ़र्ज़ था जो आपने निभाया। आपको अगर पैसे वैसे चाहिए तो बता दीजिए, उतनी मदद हम कर सकते हैं, पर यहाँ रहने के लिए मत कहिएगा। इतना कहकर दोनों अपनी पत्नियों के पास चले गए। दीपक बाबू अब जाते हुए अपने दोनों बेटों का चेहरा देखते रह गए और मौन हो गए। अपने ही बच्चों की इस तरह की भाषा सुनकर वो हैरान थे। दूसरे दिन दोनों बेटे वहाँ से अपना अपना सामान लेकर रवाना हो गए। हाँ, बेटी 2-3 दिन रुकी और फिर वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने घर चली गई। पर फिर से वही अकेलापन चारों तरफ पसर गया, जिसके कारण धीरे धीरे आशा जी की तबीयत और ख़राब रहने लगी। अब जब कभी बबीता वहाँ आती तो 2 रोटी के साथ जिल्लत भरे शब्दों की सब्जी भी उन लोगों को खिलाती। सुनते सुनते दीपक जी भी थक चुके थे। आशा जी रो रो कर कहती, सुनो जी, इससे अच्छा तो आप मुझे एक चुटकी जहर खिला देते। क्यों बहू को यहाँ बुलाते हो? अरे जो सास को माँ तो छोड़ो, इंसान भी नहीं समझती, उससे आप फर्ज निभाने की उम्मीद करते हो। मत बुलाओ, वरना किसी दिन मैं रोते रोते चली जाऊंगी। बहुत सोचते सोचते दीपक जी ने एक रोज़ फैसला लिया और आशा जी से कहा, आशा, तुम सही कहती थी, बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो अब हम उन्हें भी जीने देंगे और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। उनकी जिम्मेदारियां को पूरा करने के चक्कर में हमने अपनी जो भी इच्छाएं अधूरी छोड़ी थी, उसे अब हम पूरी करेंगे। बस इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम अपना दिलो दिमाग को मजबूत करो तो देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। और तुम क्या चाहती हो कि तुम चली जाओ और तुम्हारे पीछे मैं रो रो कर इन लोगों के सामने एक रोटी की भीख मांगता रहूं? आशा जी बोली, शुभ शुभ बोलिए जी, ईश्वर मुझे आपसे पहले ले जाए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। धीरे धीरे आशा जी ने उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और उनकी स्थिति में सुधार आने लगा। अब दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत थे। लेकिन दीपक बाबू ने 2 काम वाली लगवा ली, एक खाना बनाती, दूसरी घर के बाकी काम करती। एक रोज़ आशा जी को मूवी देखने की इच्छा हुई। दीपक जी बोले, जिम्मेदारियां के चलते कभी मैं तुम्हें मूवी दिखाने नहीं ले गया और अपनी इच्छा भी मार लेता था, पर आज 70 साल की उम्र में मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और अपनी भी। फिर क्या था, दीपक बाबू ने कार चलाना सीखा और कुछ ही महीने में नई कार लेकर आशा जी को बैठाकर गदर 2 देखने गए। कुछ समय बाद जब उनके दोनों बेटों को पता चला कि दीपक बाबू ने नई कार खरीदी है, तो उन लोगों ने पिता को फ़ोन किया, पापा क्यों बेवजह पैसे खर्चा कर रहे हैं? इस उम्र में गाड़ी चलाने का शौक़ चढ़ा है आपको क्या? ये सब आपको शोभा देता है? कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो फिर हमें वहाँ वापस आना पड़ेगा। दीपक बाबू बोले, बेटा तुम लोग की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में बहुत पैसा खर्चा कर दिया, पर माफ़ करना, उसका तो कोई रिटर्न आता हुआ नहीं दिखा। पर चिंता मत करो, वो हम तुमसे मांग भी नहीं रहे हैं। बात इस उम्र में नए शौक़ की तो नहीं है, ये तो मेरे बहुत पुराने शौक़ हैं जो आज तक दबा के रखा था। हाँ, हम अपनी इच्छाओं को दबाया करते थे, पर अब नहीं दबाएंगे, क्योंकि पहले हमें तुम लोग नज़र आते थे। और एक आखिरी बात जो ध्यान से सुनो,
ये हमारी ज़िंदगी है, हमें चैन से जीने दो। बहुत कर लिया तुम लोगों के लिए, अब हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तुम लोगों के लिए हमने आज तक अपनी इच्छाएं मारते रहे, अब वक्त है अपने लिए सोचने का। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दोनों भाइयों ने आपस में बात विचार किया कि अगर पापा को रोका नहीं गया तो वो सारी संपत्ति लुटा देंगे। अरे माँ, अब कितने दिन बचेगी? उनके शौक़ पूरा करने के लिए क्यों फालतू में पैसे खर्चा कर रहे हैं? यही सब सोचकर दोनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर माँ बाप के घर पहुँचे। बबीता आशा जी को देखकर बोली, अरे मम्मी जी, आप तो भली चंगी हैं, फिर फालतू में बीमार होने का नाटक कर रही थी। आशा जी मुस्कुराकर बोली, बहू, तुमने तो मेरी सेवा की नहीं, ये तो मेरे पति ने मुझे साहस दिया और उनका साथ मिला, जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। छोटा बेटा बोला, जब आप लोगों के पास इतने पैसे हैं तो आप लोगों ने हमारी मदद क्यों नहीं की? बेंगलुरु में मैं अपना घर ले सकता था, वहाँ का किराया मालूम है, हर महीने किराया भरता हूँ और आप लोग यहाँ नई गाड़ी में बैठ रहे हो, शर्म नहीं आती? बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई और आप लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो। बड़ा बेटा ठंडे और थोड़े कटु स्वर में बोला, आपको समझ में आता है विदेश से आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है? मैं तो इस भरोसे वहाँ बैठा हूँ कि यहाँ जो भी संपत्ति है वह सुरक्षित रहेगी। कल को जब सब कुछ छोड़कर वापस आऊँगा तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर आप लोग जीते जी सब कुछ उड़ा देंगे। उसके शब्दों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक गणितीय हिसाब और अधिकार की दावा। आप लोगों को बुढ़ापे में ये सब करते हुए शोभा देता है। उनकी बातें सुनते ही आशा जी ने छोटे बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, पैदा किया था, पूरी ज़िंदगी तुम्हें खिलाती रहूँगी, यह कमिटमेंट नहीं किया था। हमने तो अपना फ़र्ज निभा दिया, तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया? अरे, तुम जैसे बेशरम औलाद होने से अच्छा है मुझे 2 बेटी ही रह जाती, कम से कम ऐसी जहरीली बातें तो नहीं सुनाई पड़ती। यह सब सुनकर बड़े बेटे ने मुंह सिकोड़कर कुछ कहने को झुकते ही देखा कि दीपक बाबू उसके सामने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सिलवट भरे चेहरे पर अब आग थी। एक सख्त आवाज़ में उन्होंने थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कितना लालची है तू, विदेश में नौकरी करता है, इतना पैसा कमाता है और फिर भी अपने बूढ़े माँ बाप की संपत्ति पर नज़र रखता है। आज मुझे शर्म आ रही है अपनी परवरिश पर, जो मैंने तुम जैसे नालायक को पैदा किया था। तुम्हारी आई हुई बहुओं का व्यवहार तो समझ आता है, लेकिन तुम्हें भी क्या यही संस्कार दिए थे कि तुम लोग एक दिन अपनी आंखें हमें ही दिखाओ? इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद बेशर्मों की तरह पैसों और अधिकारों की बात कर रहे हो। तुम बच्चे नहीं, गीध हो, मौका देखते ही झपट पड़ने वाले। उनकी हर शब्द में कटु, आक्रोश और अपमान का मिश्रण था। बेटा संभलने की कोशिश करता, पर दीपक बाबू ने थप्पड़ मारते हुए ही आगे बढ़कर घर का दरवाज़ा खोला और दोनों बेटों को धक्का देकर बाहर खींच लिया। बहुए की चीखें, बच्चों की रोने की आवाज़, बर्तन गिरने की खनक सब एक साथ गूंजे। रसोई की दीवार पर लटका कलछी और चम्मच जैसे अचानक ही सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। बड़े बेटे ने दरवाजे से लौटकर एक आखिरी बार अंदर देखा। पिता की कठोर मुद्रा, माता की आंसू ने नम आंखें, और जैसे ही उसने कदम रखा
दीपक बाबू ने दरवाज़ा जोर से उसे ठोका और कहा, घर से निकलो और वापस मत आना, वरना मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा और पक्का कर दूंगा कि मेरी संपत्ति का एक एक हिस्सा तुम्हें ना मिले। उस दिन घर में जो कुछ भी कहा गया वो सीधे और कड़क था। कोई बीच बचाव नहीं, कोई समझौता नहीं। उन दोनों बेटों ने बैग उठाए। बहुएं थपकी देते हुए बोल पड़ी, हम चल रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे। आप लोग अब मरे हुए, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। और वे निकल पड़े, कुछ चिल्लाते हुए, कुछ रोते हुए। दरवाज़ा बंद होने के बाद घर में अचानक सन्नाटा ऐसा छाया जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ थम गया हो। दीपक बाबू दीवार से टिका खड़े रहे। सांसें भारी थी, हाथों में कंपन थी। आशा जी बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेने लगी। मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, पर उनके चेहरे पर एक नई तरह की राहत भी थी, जो किसी बोझ के उतरने जैसी थी। उस शाम के बाद घर पर एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार किसी दबाव के बिना दोनों ने मिलकर पैसों की गिनती की। अनचाहे फैसलों की जगह अब खुद की ज़रूरतें और स्वास्थ्य का हिसाब आने लगा। बेटों के चले जाने से अचानक उनके पास जो बचा वह केवल खाली जलसा नहीं था, बल्कि खुली अवधि थी, जिसको उन्होंने अब आपस में जीने का इरादा बना लिया। धीरे धीरे उन्हें मालूम होने लगा कि उनके ऊपर कितना बेवजह का तनाव था। वह जो ऊपर से समाज और संबंधों की अपेक्षा में बंधा था, अब कोई संपत्ति का डर नहीं, कोई ढोंग नहीं, बस दो लोग, उनकी पुरानी यादें और आने वाला वक्त। वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, पहली बार वर्षों के बाद बेफिक्र होकर। और इस तरह उस तीखे झगड़े ने, जो एक तरफ गुस्सा और अपमान लेकर आया था, दूसरे तरफ एक नई आज़ादी की शुरुआत कर दी। वो आज़ादी जो अपने बूढ़ेपन में भी जीने की हिम्मत देती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रोज़ाना 9 बजे कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।